हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री नॉवल में आपका स्वागत है। हमने शुरू कर रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज में हम मेनली चीज जो पढ़ चुके हैं वो है कि इसके अंदर डेफिनेशंस हैं। जो क्या डेफिनेशंस, बहुत सारी परिभाषाओं के बारे में, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टर्मिनोलॉजी यूज लेती है उसके बारे में पढ़ा। हमने इसके नेमिंग के बारे में, नोमेनकल्चर के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा आइसोमेरिज्म के बारे में हमने इसके अंदर पूरा डिस्कस कर लिया। आइसोमेरिज्म के बाद हमने अब जो नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है बॉन्डिंग। यानी जो हम बारी बारी बात कर रहे हैं कि ये लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, मेटल को लिगेंड देते हैं। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक्चुअल में बनता कैसे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरी दी गई थी, कई सिद्धांत दिए गए। उसके अंदर एक था वर्नर थ्योरी, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पीछे के लेक्चर के अंदर। आज हम जो आगे की ओर जो थ्योरी है वो है एक वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। एक तो होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। और एक होता है एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो इनके बारे में हम जो 12th लेवल या नीट लेवल के अंदर डिस्कस करेंगे वो है वीबीटी और सीएफटी। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में पूरा डिटेल से स्टडी करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। थोड़ा बड़ा लेक्चर है, लेकिन आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर और नीट के अंदर इनसे डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आज तक के जितने वीडियो आपको चैनल के प्ले लिस्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बॉन्डिंग कैसे होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके अंदर बॉन्डिंग के बारे में पॉलिंग पॉलिंग जो साइंटिस्ट है उसने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं वीबीटी। वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात की जाए तो वो पॉलिंग ने प्रतिपादित की। पॉलिंग ने दिया इसको संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें अपने बॉन्डिंग की करते हैं। बॉन्डिंग का मतलब हमने पहले भी कई जगह कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ मीथेन की बात करूं, मैं सिंपल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की बात करूं, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या होती है? शेयरिंग होती है, साझा होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है, यानी साझा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? साझा हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का साझा होने से जो इनके बीच का अट्रैक्शन है, जो आकर्षण बना है, इस अपने आकर्षण को हम एक बॉन्डिंग का नाम देते हैं। आकर्षण के द्वारा ये बंधे हुए होते हैं, उस बॉन्ड का नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध ये अपने डिस्कस कर चुके हैं। इसको समझाने के लिए भी एक वीबीटी थ्योरी आई थी। वो वीबीटी एक्चुअल में क्या बताती है? एक हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करती है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण को फॉलो करती है। और यही एक इसी के अंदर क्या होता है? ओवरलैपिंग, यानी ये अतिव्यापन के बारे में भी बताती है। वही चीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर लागू करी पॉलिंग ने। क्या कहती है वीबीटी थ्योरी? कैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, इसके कुछ मेन पोस्टुलेट हैं। यानी इस वीबीटी थ्योरी को समझना है तो ये पोस्टुलेट यानी जो अभिधारणाएं हैं, यानी ये इसका जो अजम्पशन है, ये जो कल्पनाएं की गई हैं, उनके बारे में आप ध्यान रखना। वो अगर आपने समझ लिया तो वीबीटी थ्योरी को फिर सिर्फ अप्लाई करना है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। यानी ये किस चीज के बारे में बताती है? सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है, वीबीटी बताती क्या है हमें? वीबीटी टेल्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की संरचना के बारे में बताता है। एंड वीबीटी अदर कैरेक्टर्स विच टेल्स अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी चुंबकीय गुणों के बारे में बताता है। चुंबकीय प्रकृति
यानी कोई कंपाउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं है, अरे उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है। स्ट्रक्चर में मेनली अपने ज्योमेट्री की बात करेंगे, यानी इसकी संरचना में ज्यामिति क्या है, इनके बारे में ये वीबीटी हमें पूरा डिस्कस कर बताती है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर सीखनी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सीखनी है, तो मोस्ट ऑफ, ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ये पूरा डिस्कस करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनके बारे में ये इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में ये समझाती है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके मेन पोस्टुलेट क्या है, ये आपको एकदम अच्छी तरह ध्यान से सीखने, फिर इसका वीबीटी का आप हम अपने अप्लाई करके देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर। तो पहला फीचर है, मैंने आपको ये बताया कि ये किसके बारे में, किसको फॉलो करती है, हाइब्रिडाइजेशन को, यानी संकरण को फॉलो करती है। ये जो थ्योरी है वो हमें बताती है कि किस प्रकार किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सी का मतलब यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लेना है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, वो जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें एनर्जी का आपस में एक्सचेंज होता है। एनर्जी का एक्सचेंज होकर के सारे भिन्न भिन्न ऑर्बिटल जो डिफरेंट ऑर्बिटल हैं वो क्या कर देते हैं, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बना देते हैं। और इन इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल के साथ किस प्रकार लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, ये चीज समझाएगी, ये वीबीटी हमें समझाती है। इस वीबीटी थ्योरी के अंदर जो मेन पोस्टुलेट है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला एक तरह से अजम्पशन मान सकते हो इसको। सबसे पहला अजम्पशन किसके बारे में है, कि ये कहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उसमें हम बारी बारी बात कर रहे हैं कि जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसके ऑर्बिटल पर, मेटल के। यानी द मेन assumption of VBT क्या है, is that in the formation of metal ligand bond, the electron pair are donated by the ligand to the metal। समझ गए? यानी आप अगर पिछले लेक्चर देखे हैं तो यही बात हम करते आ रहे हैं, वही वीबीटी। अरे वीबीटी के आधार पर ही तो हम वो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि मेटल है, मेटल के ये लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या, लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, किसको करता है, मेटल के ऑर्बिटल को करता है। ये क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। इसी बॉन्ड को हम बाद में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बोला, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है इसके बारे में किसने बताया, वीबीटी ने, कि लिगेंड है वो अपने लोन पेयर को या अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को मेटल के ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, डोनेट करता है, शेयरिंग करता है। उसके बाद मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। आई थिंक ये पहला ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सेकंड ये बात करता है, ऐसे वीबीटी सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो, अब हमने क्या कहा, पहली बात क्या हुई, ध्यान से सुनना इस चीज को, कि पहली बात क्या हुई कि लिगेंड डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, कहां करेगा, मेटल को। अब जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब मेटल के पास क्या होने चाहिए, ऑर्बिटल तो होने चाहिए ना। यहां ध्यान देना, मेटल के पास क्या होने चाहिए, ऑर्बिटल होने चाहिए, कक्षक होने चाहिए। कैसे कक्षक होने चाहिए, रिक्त होने चाहिए। क्यों होने चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल क्यों होने चाहिए, रिक्त कक्षक क्यों होने चाहिए, क्योंकि जब ये एलपी का, लोन पेयर का, इलेक्ट्रॉन युग्म का लिगेंड है, वो लोन पेयर का दान कर रहा है, तो एक ऑर्बिटल में हमने पढ़ा है हुंड पाउली और आपो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि एक में मैक्सिमम क्या आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब आ सकते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कौन कर रहा है, लिगेंड कर रहा है। लिगेंड किसके साथ कर रहा है, मेटल के साथ कर रहा है। तो मेटल के साथ का मतलब मेटल के ऑर्बिटल के साथ कर रहा है, और मेटल के ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन अकेला लिगेंड शेयर करेगा तो मेटल के ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं चाहिए ना भाई, यहाँ मेटल के इसके अंदर तो लिगेंड होने नहीं चाहिए, और जब इसके अंदर लिगेंड नहीं होंगे, सॉरी, इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दोनों, यानी कैसा होना चाहिए, ध्यान देना। दूसरी बात जो कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के मतलब संकुल यौगिक में लिगेंड के साथ जब ये उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो उसके लिए क्या कक्षक उपलब्ध करवाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल, रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा।
गौर करना इस बात पर। पहला जो अजम्पशन कहता है वो कहता है लिगेंड है वो अपना एलपी मेटल को देगा और बॉन्ड बनाएगा, जिसे मेटल लिगेंड बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है सर। दूसरा कह रहा है भी सिंपल इसी से जुड़ी बात है कि जब लिगेंड एलपी देगा, ठीक है, एलपी देगा, तो जब एक बॉन्ड बनता है एक ऑर्बिटल में, जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो आ सकते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब लिगेंड दे रहा है तो मेटल का ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए। यानी मेटल क्या करेगा, रिक्त डी कक्षक उसको उपलब्ध करवाएगा। अब ये कैसे उपलब्ध करवाएगा, मेटल है वो कैसे उपलब्ध करवाएगा, ये करता है संकरण। संकरण के द्वारा, संकरण हाइब्रिडाइजेशन द्वारा, बाय हाइब्रिडाइजेशन ये क्या करेगा, कौन क्या करेगा, मेटल, सेंट्रल मेटल हाइब्रिडाइजेशन संकरण द्वारा क्या करेगा, इक्वल एनर्जी के, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बनाएगा, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल बनाएगा। और इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल किसको, किसके बनेंगे, ये ध्यान रखना। ये हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो किस में होगा, मेटल में। मेटल मतलब सेंट्रल मेटल या एटम भी बोल सकते हैं या आयन, जो केंद्रीय धातु है, सेंट्रल मेटल है, उसके ऑर्बिटल जो वैकेंट बनेंगे उसके लिए क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी, संकरण की प्रक्रिया होगी। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, डिफरेंट एनर्जी के जो ऑर्बिटल है, जैसे सपोज दैट ये एस का है, ये पी के हैं, ये मान लो डी के हैं, डी में 5 होते हैं ना, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 होते हैं, एस में 1 होता है। तो ये इनके सारी एनर्जी के बीच में आपस में क्या होगा, एक्सचेंज, इसी को तो अपने हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इनकी एनर्जी का एक्सचेंज होने के बाद सारे इक्वल एनर्जी के, सारे कैसे बन जाएंगे, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बन जाएंगे। जितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही बनेंगे। जैसे ये इसमें कितने, 5 5 इसके, 3 इसके और 1 इसका, तो कितने हो गए, 9 है। तो ये क्या करेगा, 9 ऑर्बिटल क्या बना देगा, इक्वल एनर्जी के बना देगा। तो ये वैकेंट होंगे। मेन फोकस जो अपने को इस बात पे रखना है कि ये ऑर्बिटल क्या होंगे, वैकेंट होंगे, तभी तो यहाँ लोन पेयर लिगेंड का आएगा, डोनेट करेगा, या एक तरह से बोल सकते हैं शेयरिंग होगी। शेयरिंग होने के बाद ये क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। अब बात करते हैं जो थर्ड की बात हुई कि द वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन हाइब्रिडाइज्ड टू गिव ए न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनको क्या बोलते हैं, संकर कक्षक बोलते हैं। ये जो बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकर कक्षक बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनको क्या बोलेंगे बारी बारी, अब आगे जब यूज लेंगे तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मजेदार बात, आपने अगर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है, हम यहां तक अगर पहुंचे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली हमें आता है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है, आपको ध्यान में होगा कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या कहानी होती है, संकरण में क्या कहानी होती है, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बनते हैं। और वो एक वीएससीपीआर थ्योरी हमें ये बताती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है, कमेंट बॉक्स में बताना ये किसने दी थी, किन्होंने ये वीएससीपीआर थ्योरी दी थी। तो ये वीएससीपीआर थ्योरी है, वो हमें बताती है कि ये इस प्रकार व्यवस्थित होंगे, किस शेप में व्यवस्थित होंगे, यानी शेप के बारे में। तो ये जो थ्योरी हमें बताती है कि किस शेप में व्यवस्थित होंगे, तो ये मैन जो जिस चीज को फॉलो करती है कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, ताकि क्या करे, मिनिमम रिपल्सन लगे, और मिनिमम रिपल्सन लगे तो वो स्टेबल होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है, जिसमें मेनली जो होगा वो sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। इसका यही तो डिस्कस करना है, इस थ्योरी में यही डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेनली या sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली जो होगा, ये इनके लिए ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो समन्वय संख्या है वो कितनी होगी, ये समन्वय संख्या भी फिक्स है। तो समन्वय संख्या अगर 4 है तो ये 2 हो सकते हैं, या तो sp3 हो सकता है या dsp2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, मेटल के साथ जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ध्यान देना, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अगर 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं,
4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या dsp2 होगा। अगर 5 हो रहा है, अगर 6 हो रहा है, अगर एक बार बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यानी उसके साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये 6 लिगेंड का मतलब नहीं है, यहाँ 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने हुए हैं, तो वो sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर अगर हम बात करें कि इसके साथ हो सकता है लिगेंड जुड़े हुए हों, 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने हुए हों, यानी 5 मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हों, तो अगर 5 है तो इसके अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे वो मेनली तो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए करेंगे। अब बात करें तो शेप ज्योमेट्री, जो हमने सबसे पहले बात की थी ना कि वीबीटी क्या बताती है, हमें शेप के बारे में बताती है, ज्योमेट्री संरचना के बारे में बताती है। वो संरचना कैसे है वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ ये फिक्स कर देता है, इस जगह ये फिक्स हो जाएगा कि कौन कितनी किस प्रकार की ज्योमेट्री दर्शाएगा। उस ज्योमेट्री के अंदर बात करें, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। जो शेप होगी वो कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में अभी हो जाएगा, आप अगर 2 बार ढंग से सुनोगे ना तो भी आप कर चुके हो, पहले भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हो। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वर्ग समतलीय होगी। तो जो शेप होगी, ज्योमेट्री होगी, वो वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्क्वायर प्लेनर शेप होगी अगर वो क्या हो रहा है, dsp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है। ये हाइब्रिडाइजेशन हमें यही वीबीटी में सीखेंगे। अगर बात करें sp3d2 या d2sp3 दोनों में से कोई भी हो तो वो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी, अष्टफलकीय आकृति हो जाएगी, इसकी अष्टफलकीय आकृति हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब रह गई बात sp3d2। sp3d2 की जब हम बात करेंगे तो ये sp3d2 की कौन सी शेप होती है, 5 अगर हैं तो sp3d2 की होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये आपको ध्यान में रखना है। ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये आपको शेप ध्यान में रखनी है इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। तो केंद्रीय सबसे पहले हमने बात क्या करी, ध्यान देना। सबसे पहले हम बात, ये एजम्पशन क्या कहता है, यानी जो वीबीटी क्या कहती है, लिगेंड है वो अपने एलपी मेटल को देख करके क्या बनाएगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाएगा। दूसरी बात करी कि ये जो मेटल है वो क्या करेगा, इस लिगेंड को जुड़ने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल प्रदान करेगा। तीसरी ये जो बात कहता है कि ये जो मेटल लिगेंड के लिए जो ऑर्बिटल देगा वो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की क्रिया द्वारा देगा। कौन सी क्रिया द्वारा, संकरण की क्रिया, हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया द्वारा। इसी में जब हमें पता चल जाएगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, या sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, या sp3d2 है, या फिर क्या है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हमें ये बता देगा ज्योमेट्री के बारे में। क्या बता देगा, ज्योमेट्री, ज्यामिति के बारे में हमें बता देगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। अब फोर्थ जो बात आती है, जो मैन कहता है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन में हमने बात करी ना कि dsp2, यहाँ देखिए sp3 है या dsp2 है, sp3d2 है या d2sp3 है। यहाँ आपको एक चीज दिख रही होगी कि या तो आपने लिखा है dsp2, ठीक है, या आपने लिखा है sp3d2 और d2sp3। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ये वीबीटी हमें बताती है। कैसे बताती है, वीबीटी कहती है कि अगर आप डी का पार्टिसिपेशन कर रहे हो, डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हो ना, कि डी ऑर्बिटल कौन से पार्टिसिपेट होते हैं संकरण में, डी ऑर्बिटल, डी कक्षक हैं वो भाग लेते हैं। डी कक्षक का जो भाग लेना है संकरण में, संकरण में डी कक्षक जो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो उसके अंदर दो प्रकार के डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। या तो जैसे अपने मेनली अपने अगर बात करें 3D सीरीज की तो 3D लेंगे, या इसी के अंदर 4D भी ले सकते हैं, या इनको मैं छोड़ देता हूं, बात करता हूं या तो ND लेगा या N-1D। ये ND और N-1D का मतलब क्या है सर, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं Fe की बात करूं, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है स्टूडेंट, ऑर्गन के साथ
ऑर्गन के बाद हम क्या लिखेंगे 3d6 और 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? इसका आउटर मोस्ट सेल फोर्थ सेल है, और फोर्थ सेल जब स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब 4p0 और 4d0 ये भी तो होंगे, डेफिनेटली होंगे सर, क्योंकि ये जब प्रेजेंट है तो इसमें ध्यान देना डी के हमारे पास दो प्रेजेंट है, एक तो 3d भी है और एक 4d भी है, क्योंकि डी में अभी इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं तो ये भी अभी पार्टिसिपेट कर रहा है, और 4d हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल के रूप में प्रेजेंट है। तो अब यहां बात करें तो ये वाला पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में या ये वाला, यानी 3d पार्टिसिपेट करेगा या 4d। इसी के बेसिस पर दो प्रकार के, इसको हम बोलेंगे n-1d। n यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस सेल को, किसको कर रहा है? वैलेंस सेल को कर रहा है, संयोजकता कोष को कर रहा है, संयोजकता कोष को बारे में बता रहा है, वैलेंस सेल के बारे में बता रहा है। अगर ये है तो ये क्या हो गया? इनर सेल हो गया। ये क्या हो गया? इनर सेल, आंतरिक कोष हो गया। ये कौन सा हो गया? आंतरिक कोष हो गया। ये जब आंतरिक कोष है, और ये क्या है? एनडी, यानी ये बाह्यतम कोष है, जो वैलेंस सेल है, संयोजकता कोष है, संयोजी कोष है। तो कौन से डी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहां जो मैंने बात करी ना, वो ये की थी या तो DsP2 की थी, या sp3d2 या d2sp3। sp3 की बात नहीं करी है मैंने, क्योंकि यहाँ जो डी, इस sp3 में डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ डी वाले कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इस बेसिस पर यही फोर्थ अजम्पशन है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल यौगिक है, ये चीजें अब आपको आ जानी चाहिए, कॉम्प्लेक्स बोलो या कोऑर्डिनेशन बोलो। संकुल जो यौगिक हैं वो दो प्रकार के, संकुल यौगिक क्या करते हैं? यहाँ पर दो प्रकार के बनते हैं। किस बेसिस पर? डी के पार्टिसिपेशन पर। डी ऑर्बिटल के, डी ऑर्बिटल है, डी कक्षक है जो संकरण में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बेसिस पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इनर, एक हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, इन पे क्वेश्चन अच्छा बनता है, यही हम ज्यादातर इसी एग्जाम्पल में, हर एक एग्जाम्पल में सीखेंगे। एक बनता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक तो बनता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हिंदी में बात करूं तो आंतरिक, आंतरिक कक्षक संकुल। क्या बनता है? आंतरिक कक्षक संकुल। और ये बनता है बाह्य कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक जो संकुल है, उनकी जब बात की जाएगी तो कैसे होगा, अब आप मोटे तौर पर समझ गए होंगे। आंतरिक कक्षक संकुल का मतलब क्या है? n-1d पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी इनर सेल का, इनर सेल का डी ऑर्बिटल काम कर, पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ nd यानी आउटर सेल का, या जो वैलेंस सेल है उसका डी ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये जब एन इनर वाला पार्टिसिपेट करेगा तो इसके अंदर क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल भी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे? निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसको जो कहा जाएगा, इट इज से दैट इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उच्च चक्रण संकुल। इसको हम क्या बोलेंगे? उच्च चक्रण संकुल। इसको तो उच्च चक्रण संकुल कहा जाएगा, और पहले वाले को हम क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, निम्न चक्रण संकुल। कौन से को? n-1d। अब ये भी ध्यान दे दो, अब n-1d हम आगे सीखेंगे जब ये बनेगा। ये n-1d तभी पार्टिसिपेट करेगा कि डी रिक्त होंगे, डी वैकेंट होंगे, और डी को वैकेंट करने के लिए, रिक्त करने के लिए इनमें पेयरिंग होगी। किनमें पेयरिंग होगी? इलेक्ट्रॉन्स के, डी के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होगी? पेयरिंग होगी। और ये जो पेयरिंग होने के कारण ही ये n-1d वाला पार्टिसिपेट करेगा, तो इसको अपने बोलेंगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। इसको अपने बोलेंगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। हिंदी में कहेंगे चक्रण युग्मित संकुल, चक्रण युग्मित संकुल। इसको हम बोलेंगे स्पिन फ्री, चक्रण मुक्त, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या नहीं होगी? पेयरिंग नहीं होगी। तो ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, चक्रण मुक्त संकुल है। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी बात कि ये क्या क्या कह रहा है, कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है
जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा तो डी का जब पार्टिसिपेशन होगा तो दो प्रकार से ये संकुल बनेगा, दो टाइप के संकुल बनेंगे। उसमें एक है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी आंतरिक कक्षक संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी बाह्य कक्षक संकुल। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इनर को, और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स यानी निम्न चक्रण संकुल या चक्रण युग्मित संकुल। इसी तरह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे और स्पिन पे फ्री कॉम्प्लेक्स भी, चक्रण मुक्त संकुल या उच्च चक्रण संकुल भी हम बोलेंगे। अब बात आती है कि इतनी कहानी हो गई, कौन कौन सी कहानी होगी कि हमने कहा लिगेंड एलपी देकर के मेटल को बॉन्ड बनाएगा। अभी तक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात नहीं हुई है, क्या आएगा, बॉन्ड बनाएगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाएगा। मेटल कहता है कि जब लिगेंड देने के लिए आएगा तो ये इसको क्या प्रदान करेगा, वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल प्रदान करेगा। थर्ड बात, जब ये वैकेंट ऑर्बिटल आएंगे तो वो कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन से आएंगे। ये कैसे आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन ही हमें क्या बता देता है, यहाँ पर ज्योमेट्री के बारे में बता देता है, यानी ज्यामिति के बारे में बता देता है कि कैसी ज्योमेट्री होगी इसकी। अब बात आती है कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो इसके अंदर n-1 डी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है एन डी यानी बाह्यतम कोष वाले डी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आंतरिक कोष वाले। तो इस आधार पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इस आधार पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहां बात है, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि लिगेंड है क्या करेगा, लिगेंड क्या करेगा, मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन से, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं इनके साथ संकरित कक्षक, जो संकरित कक्षक है ना, इनके साथ क्या करेगा, लिगेंड अपने एलपी दे करके यानी एक तरह से शेयरिंग कर करके या डोनेट करेगा, कौन सा बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। यहां बात आती है कि ये कौन सा बॉन्ड बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उप सह संयोजक बंध बनेगा, उप सह संयोजक बंध बनेगा। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, इसके अंदर जो जितने भी ये बॉन्ड बनेंगे या हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, उनकी क्या होगी, स्ट्रेंथ, प्रबलता क्या होगी, इक्वल होगी। स्ट्रेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, प्रबलता क्या होगी, समान होगी, और ये दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल प्रकृति के होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, यानी इनकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ और ये डायरेक्शनल, तो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, यानी दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। यहां से हमने बात करी थी शुरू वीबीटी की। वीबीटी कह रहा था कि स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, स्ट्रक्चर के बारे में हाँ यहाँ तक अजम्पशन सारे आपको डिस्कस कर लिए। एक चीज हमने और पढ़ी थी, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया यानी संकरण की बात हो गई, संकरण के बाद संकरित कक्षकों के साथ लिगेंड जुड़ गए, हाइब्रिड ऑर्बिटलों के साथ क्या हो गए, लिगेंड जुड़ गए। लिगेंड जुड़े तो मेटल का जो ऑर्बिटल, जो अनहाइब्रिडाइज्ड थे और हाइब्रिडाइज्ड थे, हाइब्रिडाइज्ड तो अनपेयर्ड रहेगा ही नहीं, ये तो फाइनल है कि जो संकरित है उनके साथ तो क्या हो जाएंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, लिगेंड दे देगा। और जब ये लिगेंड अपने दो दो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये तो अनपेयर्ड है ही नहीं। अब इस मेटल का जो अनहाइब्रिडाइज असंकरित कक्षक है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, उनके अंदर अब इलेक्ट्रॉन की दो कहानी होगी। या तो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो प्रेजेंट होगा या फिर क्या होगा, नहीं होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या तो होगा या नहीं होगा। अगर उसमें हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के बाद, यानी लिगेंड जुड़ने के बाद, सब कुछ होने के बाद, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर यानी जब ये संकुल बन गया, उसके मेटल के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अगर असंकरित कक्षकों में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां ध्यान रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है, तब तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय। अगर नहीं है तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई? बस यही तो वीबीटी थ्योरी है, जो हमें बताती है कि कैसी तो उसकी स्ट्रक्चर होगी, कैसी तो उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर होगी, कैसी उसकी स्ट्रक्चर होगी और क्या उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी।
मैग्नेटिक यानी चुंबकीय प्रकृति क्या होगी, और चुंबकीय प्रकृति क्या होगी और संरचना क्या होगी, ये वीबीटी थ्योरी हमें बताती है। एक मजेदार बात आपको सुनाता हूं, हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कुछ नहीं होता। संकरण कुछ नहीं होता। सर आपने तो पूरा समझा करके लास्ट में बोल दिया ये जो कहानी है वो कुछ होती नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में वास्तविक रूप से संकर कक्ष कुछ नहीं होते। हाइब्रिड ऑर्बिटल वास्तविक रूप से तो कुछ होते ही नहीं है ना, ये हमारा अजम्पशन है, ये कल्पना की गई है। लेकिन ये कल्पना जो की गई है वो किस बेसिस पे की गई है वो ध्यान रखना है। जो संकरण एक्चुअल में होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन जो वास्तविक रूप से है वो क्या होता है, इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणुीय जो कक्षक है, उनका जो वेव्स होती हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव्स होती हैं, इन वेव्स का मैथमेटिकल मैनिपुलेशन होता है। मैथमेटिकल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन होता है। यानी सर आप क्या कहना चाहते हो, ये गणितीय गणना है बेटा, ये गणितीय गणना है। गणितीय गणनाएं किसकी है, जो परमाणुीय कक्षक हैं उनकी जो वेव्स होती हैं उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही क्या है, एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन है। एक्चुअल में जो हम बात करते हैं ऐसा कोई ऑर्बिटल की बात करें या हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा नए ऑर्बिटल बनेंगे तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा प्रूव किया गया है, ऐसी बात। तो ये आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। बाकी आपको 12th लेवल की बात करूं तो वीबीटी ये होती है जो मैंने आपको पूरा डिस्कस करवा दिया। मेनली हमें इसको, अब देखो कई रटते हैं इस चीज को, रटना है नहीं बेटा। रटना क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना है कि इसके बारे में बताता है। ये एक तो ये जो सिद्धांत ही तो है, थ्योरी तो है। थ्योरी हमें किसके बारे में बताती है, एक तो स्ट्रक्चर के बारे में और एक किसके बारे में बताती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। ये जो संरचना है उसके बारे में, और एक चुंबकीय गुणों के बारे में। जब इनके बारे में ये बता रही है तो हमें ये देखना है कि इनके स्ट्रक्चर कैसे बताएगी, स्ट्रक्चर बताएगी संकरण के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तो और चुंबकीय प्रवृत्ति कैसे बताएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा। अब हाइब्रिडाइजेशन अपने कैलकुलेट कर लिया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो लास्ट में अपने आप ही पता चल जाएंगे। अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की, तो पहले बात क्या करता है कि मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में लिगेंड क्या करेगा, लोन पेयर देगा, तो फिर क्या करेगा, मेटल क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन ये इसके लिए रिक्त वैकेंट ऑर्बिटल देगा। और वैकेंट ऑर्बिटल तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि संकरण के द्वारा देगा। चौथा कहता है संकरण में एन डी या एन माइनस वन डी दो तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स हो गए। और अगर जब दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स हो गए तब ये कहता है कि मेटल इन वैकेंट ऑर्बिटल के साथ लिगेंड इन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल रिक्त कक्षकों के साथ क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो कैसा होता है, डायरेक्शनल होगा, क्योंकि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, मेटल की ओर। और ये सारे इक्वल होंगे। और अगर इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक शो प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। ये वीबीटी थ्योरी है। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने पूरा डिटेल में आपको इसमें डिस्कस करवा दिया। अब अगर हम बात करें कि इसके एप्लीकेशंस के, हमें जो मेन चीज सीखना है वो यही तो सीखना है। अभी तक वाली चीज तो ठीक है, हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि वीबीटी थ्योरी होती क्या है। एप्लीकेशन यानी इसके जो अनुप्रयोग हैं या इस वीबीटी को हम कैसे लागू करेंगे, इसी को हमें सीखना है। ये हमें बताता है ज्योमेट्री के बारे में, और क्या बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। अब जो ज्योमेट्री है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री है, गौर करना, ये केवल संकरण पर डिपेंड कर नहीं करती, यानी जो संकरण पर डिपेंड तो करती है, बताता तो कौन है, हाइब्रिडाइजेशन। बताता तो कौन है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन है वो बताता है, ये हमें संकरण है वो बताता है, संकरण बताता है। लेकिन इस संकरण में मेन डिपेंड करता है सेंट्रल जो मेटल है, केंद्रीय धातु है, जो केंद्रीय धातु है, इस केंद्रीय धातु के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी जो समन्वय संख्या है, उस पर डिपेंड करती है ज्योमेट्री। समन्वय संख्या पर पूरा डिस्कस कर चुके हैं पीछे के लेक्चर में, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा लिगेंड पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिगेंड,
ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। नेचर ऑफ लिगेंड पर भी ये ज्योमेट्री डिपेंड करेगी। कैसे करेगी? सर आपने तो कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन है वो बताता है। तो स्टूडेंट यही तो मैं बात अब करूंगा आगे, कि सेंट्रल मेटल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और लिगेंड की नेचर कैसी है, उसी के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होगा कि sp3 होगा या dsp2 होगा, d2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। और ये जब आपको पता चल गया तो शेप पता चली गई कि sp3d2 या d2sp3 ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय होता है। और इन दोनों की बात करें तो sp3 टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है। sp3d2 है वो कैसा होता है, अब वर्ग समतलीय होता है। अब हम बात करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, कई एग्जाम्पल लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, यानी जिनकी समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। 6 समन्वय संख्या वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उनकी हम बात करते हैं। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सबसे पहला जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो है हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड आयन। क्या है? क्रोमियम है, इसके साथ हेक्सा एमीन है। क्रोमियम नाम से स्पष्ट हो गया होगा पॉजिटिव है, तो ये आयन है। इसके ऊपर अपने वीबीटी लागू करते हैं। बिल्कुल प्यार से आराम से समझना, आराम से एक समझ लिया, पूरा आपको समझ में आ जाएगी वीबीटी कैसे अप्लाई करनी है। क्योंकि ज्ञान ठीक अलग चीज है, वीबीटी क्या है वो उसको ये याद करना या वो समझना अलग चीज है, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जब तक आप इस चीज को अप्लाई नहीं करोगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले ये क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। क्या करो? हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, अब संकरण निकालना है, इसके अंदर संकरण कैलकुलेट करना है, वो हमें सारा कुछ बातें बता देगा। अब संकरण के अंदर एक, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, समन्वय संख्या 6 हो गई। समन्वय संख्या यानी 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बताएगा कौन, लिगेंड किसके साथ, मेटल के साथ। कितने? 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बनाएगा वो 6 बनाएगा। तो बात करते हैं यहाँ क्रोमियम की, क्योंकि संकरण क्या होता है, सेंट्रल मेटल में होता है। क्रोमियम का सबसे पहले हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक और नंबर कितना होता है, 24। अगर हम बात करेंगे तो इसका एटॉमिक और नंबर के आधार पर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ऑर्गन के बाद आता है 3d5 4s1। ध्यान देना, ये भी एक एक्सेप्शन है अबव प्रिंसिपल का। ठीक है, वो सिंपल बातें आपको समझ में आई हुई हैं। तो 3d5 4s1 की जब बात करेंगे तो ये, अब इसके अंदर ध्यान से देखोगे, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता करेंगे। क्रोमियम जब बात कर रहे हैं तो क्रोमियम को मैंने एक्स मान लिया, एक्स के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए अमोनिया के, जिसका 0 होता है। किसके बराबर है ये, ऊपर आवेश कितना है, 3 है, तो एक्स बराबर क्या हो गया, 3। यानी कौन सी स्टेट में है, +3। क्रोमियम कौन सी स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये सिंपल सी बात है, हमने क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ऑर्गन ऑर्गन के साथ 3d5 और 4s1 है। और जब ये क्रोमियम +3 है तो इसका भी तो लिखेंगे, क्योंकि हमें तो अब लिगेंड जो ऑर्बिटल काम में आने हैं, पार्टिसिपेट करने हैं हाइब्रिडाइजेशन में, वो Cr+3 के करने हैं। क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को पहले से ही निकाल रखा है। वो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, अच्छा फिल कहाँ हो रहा है, लास्ट। अब जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे वो फिल कहाँ हो रहे हैं, 3D में। लेकिन गलती नहीं करनी है, इलेक्ट्रॉन फिर निकलने का वो सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से ही। तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन, सर इलेक्ट्रॉन तो 3 आपको इसमें लॉस कर रहा है क्रोमियम, रिमूव करने वो 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4s में से एक और 3D में से कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव कर देगा। जब क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो ऑर्गन के बाद क्या बच गया, 3d3, और 4s क्या हो गया, 0। और 4p इसमें पहले से क्या है, 0 है। 4d भी क्या है, 0 ही है। तो अगर हम बात करें तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गया, अब हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गया, वो रह गया ऑर्गन और 3d3। इसको मैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखता हूं, यानी कक्षकीय विन्यास के रूप में लिखता हूं। कक्षकीय विन्यास में आप कैसे लिखोगे, Cr+3 है, ऑर्गन है,
ठीक है, ऑर्गन के बाद 3d3, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं सर। उसमें से इलेक्ट्रॉन कितने फिल है? 3 है। 3 मैंने, क्योंकि पहले हुंड के नियमों के अनुसार क्या होता है, अनपेयरिंग होगी बाद में पेयरिंग होगी, तो 3 ये 3d3 है। 4s में क्या है? 4s में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक कक्षक होता है जो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रख रहा। 4p की बात करूं तो इसमें भी अभी भी कोई 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक होते हैं और इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्रोमियम प्लस 3 का। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रोमियम का आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हमने क्या कर दिया, ऑर्बिटल इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। इसके बाद हमारे पास है कि 6 अमोनिया के, अब 6 अमोनिया के 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो अमोनिया के, वो क्या करेगा, इसके ऑर्बिटल जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसके साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। लेकिन इसके लिए पहले हमारे पास 6 इक्वल एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल तो होने चाहिए। 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल जोड़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। लेकिन उन ऑर्बिटल की एक खास बात है, क्या होने चाहिए, वैकेंट के साथ ये इक्वल एनर्जी के होने चाहिए। इक्वल एनर्जी के होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, इक्वल एनर्जी के, समान ऊर्जा के 6 आपके पास रिक्त कक्षक होने चाहिए। तो ध्यान से देखना, ध्यान से अगर देखोगे तो ये 2 डी के और 1 एस का और 3 पी का, ये सारे ऑर्बिटल क्योंकि वैकेंट होने चाहिए। ध्यान देना, मैं बारी बारी बात कर रहा हूं कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये जो 6 वैकेंट ऑर्बिटल है उनमें क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो इसका मतलब कौन कौन से, 2 डी के और 1 एस का और 3 पी के। तो संकरण कौन सा हो गया इनके अंदर, सॉरी, संकरण कौन सा हो गया, D2sp3। समझे? आपको बात समझ में आई क्या कि D2 मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि N-1 वाला D पार्टिसिपेट कर रहा है, आंतरिक कोश का D है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्या संकरण हो गया, D2sp3 संकरण हो गया। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया वो कौन सा हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, D2sp3 हो गया। अब हमारे पास क्रोमियम प्लस 3 के, क्रोमियम प्लस 3 के क्या हो गए, यहां ये 5 थे, 5 में से 3 के तो क्या है, इस प्रकार प्रेजेंट है। 3 तो क्या है, इस प्रकार प्रेजेंट है। किस प्रकार, जो अपने एक्चुअल फॉर्म है उसी के अंदर प्रेजेंट है। और जो बाकी इसके 2 थे वो किसके साथ जुड़ गए, यानी हाइब्रिडाइज्ड होकर के कितने कितने इन्होंने प्राप्त कर दिए, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, D2sp3 संकरण, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें प्रदान कर दिए। ये D2sp3 ऑर्बिटल है। अब ये न तो 4s है ना ये 3d है, ये कैसे हैं, D2sp3 कक्षक है। अब इन D2sp3 कक्षक की बात की जाए तो अब यहां पर अमोनिया, अब देखते हैं इसको, संकरण के बाद अब हमारे पास जो पोजीशन आ गई है, वो जो स्थिति है वो क्या है, ये D3 है जिसके अंदर सारों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ के 2d और बाकी ये क्या हो गए, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। ये सारे D2sp3 है। अब अमोनिया के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, किसको करेगा, रिक्त तो कक्षक होने चाहिए। ठीक है सर, अब मेटल कह रहा है कि आओ मेरे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल और इक्वल एनर्जी के होने चाहिए, सारे इक्वल है तभी तो ये स्ट्रेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये इसको, ये इस ऑर्बिटल के साथ, ये अमोनिया इस ऑर्बिटल के साथ, ये अमोनिया इसके साथ और ये इसके साथ, और इस प्रकार ये 6 लोन इलेक्ट्रॉन युग्म 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको डोनेट करेंगे। और डोनेट करने के बाद क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो अब एक्चुअल में ये जो हमारे पास कहानी आई है वो कैसी हुई है, यानी अब ये Cr+3 नहीं रहा, ये Cr क्या हो गया, क्रोमियम के साथ क्या हो गया, 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल और ये +3 इसके ऊपर चार्ज है। तब हमारे पास जो स्थिति है वो ये है कि ये 3 तो ऑर्बिटल कैसे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड थे, वो हैं कौन से हैं, डी के हैं, 3d3 है ये। इसके बाद वाले जो ऑर्बिटल हैं वो कौन से हो गए, 6 ऑर्बिटल कैसे हो गए, पेयर्ड हो गए।
पेयर्ड हो गए और उनकी पेयरिंग जो है, उनकी जो पेयरिंग है उसके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, उनके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे हैं, कैसे हैं इनके दो दो इलेक्ट्रॉन? क्योंकि अमोनिया ने एक लोन पेयर इनको यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है। इन सब के साथ यहाँ क्या जुड़े हुए हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के ये इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार ये है क्रोमियम हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन का निर्माण हुआ है, यानी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण हुआ है। यहां तक आपको बात समझ में आई? यहां तक आपको बात समझ में आ गई तो ये हमारा जो वीबीटी का जो काम था वो पूरा हो गया। अब वीबीटी क्या कहती है? वीबीटी कहती है कि इस कंपाउंड में, इस वीबीटी के अकॉर्डिंग क्रोमियम का जो ये कंपाउंड है हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन है, इसके अंदर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, D2sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, D2sp3 है। हमने पढ़ा है कि D2sp3 है तो शेप कौन सी हो, ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। कौन सी हो जाएगी, अष्टफलकीय। इसके अंदर शेप क्या हो जाएगी, अष्टफलकीय ज्योमेट्री हो जाएगी। तो ये हो गया D2sp3 संकरण हो गया। D2sp3 के बाद इसकी जो आकृति हो गई, D2sp3 के बाद इसकी जो शेप हो गई, आकृति हो गई, वो हो गई अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल हो गई। ऑक्टाहेड्रल शेप होगी कैसे, ये हम क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ क्या हो जाएगा, दो तो इस तरह, सॉरी चार तो ये क्या हो गए, स्क्वायर के शेप में, वर्ग के रूप में हो जाएंगे, और एक दो क्रोमियम के क्या होंगे, इसके अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन, इस प्रकार ये व्यवस्थित होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा NH3, यहाँ भी क्या हो गया NH3 NH3, और यहाँ क्या है NH3 NH3 और NH3, ये 6 अमोनिया के, ये पूरे पर क्या लगाना है अपने को, +3 ऐसे चार्ज पे लगाना है। तो इस प्रकार इसकी शेप हो जाएगी। अब बात आती है इसकी नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है, इस कंपाउंड की नेचर कैसी है। नेचर का मतलब क्या है सर, यहाँ पर नेचर का मतलब ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर? सर हम बताएंगे आंतरिक कक्षक है। क्यों है, क्यों है आंतरिक कक्षक? क्योंकि N-1D ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये क्या N-1D ने पार्टिसिपेट किया है तो कैसा हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कैसा हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल हो गया। अब हम बात करेंगे इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें, तो सर आपने बताया था बीबीटी की थ्योरी में कि अगर इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटल में है कॉम्प्लेक्स के, तो हम बात करते हैं वापस, देखिए ये कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा था हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो वो तो अनपेयर्ड हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो क्या हो गया, लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया है। यहाँ देखिए, अरे हाँ सर, यहाँ तो तीन तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तीन तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण कितने, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इन तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये कैसा होगा, चुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाएगा और पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। कैसा हो जाएगा, जो चुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाता है, चुंबक की ओर आकर्षित होता है, वो कैसा होता है, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब बात आती है इसके पैरामैग्नेटिक मोमेंट की, यानी चुंबकीय आघूर्ण की, जिसको अपने बोलते हैं म्यू। चुंबकीय आघूर्ण की जब बात करें तो इसको अपने बोलते हैं म्यू से दर्शाते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक, ये आ जाएगा चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, N×N+2, N×N+2। यहाँ N×N+2 का मतलब N क्या है सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अरे यही तो हम निकाल रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में अगर आपको पता चल गया, सर बिल्कुल चल गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो कैलकुलेट कर लो ना। तब आपको मना किसने किया है, आप कैलकुलेट करो ना। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो √15, जिसकी वैल्यू 3.87 होगी,
लेकिन यहाँ इसकी यूनिट भी याद रखनी है, यूनिट भी याद रखनी है। बीएम, बोर मैग्नेटोन, क्या होती है? बोर मैग्नेटोन, ये भी आपको मैग्नेटोन ध्यान रखनी है। बोर मैग्नेटोन इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। ये था स्टूडेंट वीबीटी को अप्लाई करना। वीबीटी को अप्लाई करना किस पर अप्लाई किया? क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स पर हमने अप्लाई करके देखा, जिसके बाद हमने क्या क्या पता कर लिया कि एक तो हाइब्रिडाइजेशन का पता कर लिया, संकरण क्या है। जैसे अपने बात करें अगर इस कॉम्प्लेक्स की, कौन से कॉम्प्लेक्स की? CrNH3 6 और +3, इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में हमने संकर्ण देखा था D2sp3 है, D2sp3 है। फिर हमने पता कर लिया कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ज्यामिति क्या है, इसकी ज्यामिति क्या है, तो वो हमने पता कर लिया, अष्टफलकीय है। कौन सी ज्योमेट्री है? अष्टफलकीय है, ऑक्टाहेड्रल है। इसके बाद हमने क्या पता कर लिया कि इसकी नेचर कैसी है, इसकी नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है, इसकी नेचर कैसी है। नेचर कैसी है सर? आंतरिक कक्षक संकुल है, आंतरिक कक्षक संकुल है, आंतरिक कक्षक संकुल है सर। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद हमने पता कर लिया इसकी मैग्नेटिक नेचर कैसी है। मैग्नेटिक के अंदर हमने देखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमने पढ़ लिया, कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा, अनुचुंबकीय, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसका बाद हमने पैरा मैग्नेटिक मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लिया। जो मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है, n इंटू n+2, n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने पास कितना आ गया था इसका? 3.87 बोर मैग्नेटोन। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, तो आपने वीबीटी को सीख भी लिया और वीबीटी को अप्लाई करना भी सीख लिया। तो अभी हम बात करेंगे, तो जो 12th एनसीईआरटी बोर्ड है वो तो कई एग्जाम्पल फॉलो करती है। उसके अंदर जो मेन एग्जाम्पल है वो है कोबाल्ट का 6 अमोनिया का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है और 3+, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां अपने जब ध्यान में रखेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, कैसे होगा, ये हम बात करेंगे। देखिए, कोबाल्ट का 6 अमोनिया के साथ, यानी हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन हो गया। सेम वही प्रोसेस करना है जो बीबीटी ने हमें बताया है, जो हमने पिछले कंपाउंड के अंदर लागू किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोबाल्ट लिखेंगे। कोबाल्ट का क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो कोबाल्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात की जाए तो क्या होता है? 3d7 और 4s2 होता है। 3d7 और 4s2, ये 27 नंबर होता है। 3d7 और 4s2 हो जाएगा। अब इस कंपाउंड में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 6x+6 इंटू 0 = 3 है, तो x बराबर क्या हो गया? +3। तो यहाँ कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में है। और +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से कौन कौन जाएगा? यहाँ से s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 3d से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद क्या हो गया? 3d6 4s0, 3d6 4s0 हो गया। और 3d4x0 को हम क्या करेंगे? इस कोबाल्ट के साथ क्या करेंगे? ऑर्बिटल लिख लेते हैं इसका। ऑर्बिटल के अंदर क्या करेंगे? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? पहला कक्ष क्या हो जाएगा? पेयर्ड हो जाएगा। तो ये 3d6 है। 4s इसका खाली हो गया, 4s खाली हो गया। 4p पहले से ही क्या था? खाली था, रिक्त था, वैकेंट था। ये हमने बात कर ली। अब हमें क्या करना है? इसके साथ लिगेंड की बात करें तो जोड़ना किसका है? जोड़ना किसको है? 6 अमोनिया को। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। और जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड आता है ना, जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड इस पर अटैक करेगा, जुड़ेगा, तो ये कहानी करता है। क्या कहानी करता है, सुनना इस कहानी को। ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग करवा देता है। जो जितने भी अनपेयर्ड है ना, उन सब की क्या करवा देता है, पेयरिंग। अनपेयर्ड है किसमें, 3D में है, तो इन 3D के दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। और पेयरिंग हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ये प्रबल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। प्रबल क्षेत्र जो लिगेंड है, इस प्रबल क्षेत्र लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने के बाद में क्या इलेक्ट्रॉन आएगा, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये जो CO+3 का था, इस CO+3 में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने के बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गया देखते हैं। तो ये D के अंदर ये पेयरिंग हो गई, D के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से दो थे, अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई, तो हमारे पास क्या हो गया, ये दो ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल वैकेंट बच गए। ये दो ऑर्बिटल s का पूरा वैकेंट है ही, s का क्या है, वैकेंट है ही, और p के वैकेंट ऑर्बिटल है ही, तो ये हमारे पास d के वैकेंट ऑर्बिटल और आ गए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 6 अमोनिया के लिगेंड को, तो इस 6 अमोनिया के लिगेंड के लिए कोबाल्ट ने क्या किया, कोबाल्ट ने डी के, जो डी के ऑर्बिटल है उनमें पेयरिंग होने के बाद क्या कहानी आई, तो डी के इलेक्ट्रॉन्स की ये यहाँ तो क्या हो गई, 3 में तो पेयरिंग हो गई, इसके बाद 2 डी के और 1 एस का और 3 पी के, 2 तो डी के, यहाँ ये 2 तो है डी के और 1 एस का है और 3 पी के, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो हमारे पास जो नए ऑर्बिटल आए इक्वल एनर्जी के, वो कितने हैं, 6 हैं। 6 हमारे पास ऑर्बिटल आए हैं और इक्वल एनर्जी के, अब इनको हम बोलेंगे D2sp3। क्या बोलेंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हमारे पास ये 6 आएंगे, 7 बन गए, D2sp3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गए। अब इन D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास कौन आएगा, अमोनिया आएगा। अमोनिया कहेगा तुम सारे भूखे हो। कैसे हैं भूखे, क्योंकि इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनको ये अपने एलपी दान दे देगा, एलपी दान दे देगा, लो तुम जाओ ऐश करो। कौन, ये 6 अमोनिया। लेकिन जब ये एक बार इसने इसके साथ हाथ मिला लिया, तो अब ये भी नहीं छोड़ेगा, कहेगा अब तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम्हारा और हमारा तो बंधन हो गया। वही तो बंधन क्या है, अब ये हम यहाँ क्या बोलेंगे, CO के साथ क्या है, 6 अमोनिया है, और इस बंधन को ही तो हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के बाद ऑर्गन के साथ, इसमें ध्यान देना ये डी के कितने हो गए, ये तो पहले से पेयर्ड हो ही गए थे, किसकी उपस्थिति में, अमोनिया। तभी मैंने कहा था ना, इसकी ज्योमेट्री को निर्धारण करने में लिगेंड की नेचर भी डिपेंड करेगी और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या करेगा। अब यहाँ ये क्या हो गया, पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने के बाद, पेयरिंग का मतलब यहाँ ये दो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ गए, किसके आए हैं, अमोनिया के आए हैं। तो यहाँ पर 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड जुड़ गए, और ये जुड़ गए, तो संकरण कौन सा है, संकरण कौन सा है, इसमें संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, वही बातें जो हमने पहले करी हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो है D2sp3। कौन सा है, D2sp3। और शेप क्या हो गई, ज्योमेट्री क्या हो गई, अरे सर आपने पढ़ा रखा है ना, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री की जब बात करेंगे, 1 मिनट सर, ज्योमेट्री की जब बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, क्योंकि चाहे D2sp3 हो, चाहे वो sp3d2 हो, आकृति तो हमेशा, यानी ज्यामिति तो हमेशा क्या होगी, अष्टफलकीय होगी। अब बात करते हैं इसके अंदर, अष्टफलकीय है तो नेचर कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, किसकी, संकुल की। इस संकुल की प्रकृति कैसी है, कैसी नेचर है, वो नेचर हो जाएगी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
यहाँ से कंपटीशन में ये हर एक पॉइंट कंपटीशन में एग्जाम बनता है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बनता है। आंतरिक आंतरिक कक्षक आंतरिक कक्षक संकुल क्या पूछ लेगा, इस हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन के अंदर संकरण पूछ लेगा, ज्योमेट्री पूछ लेगा, इसकी प्रकृति पूछ लेगा, ये कैसा है। आंतरिक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ N-1D ने पार्टिसिपेट किया है। अब मैग्नेटिक नेचर की बात कर ले, हाँ ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। मैग्नेटिक नेचर यानी चुंबकीय प्रकृति, कैसा, चुंबकीय प्रकृति। अब इस चुंबकीय प्रकृति की बात सर आपने कहा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने, अरे सर यहाँ तो नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकते, कौन से लिगेंड जुड़े हुए हैं वो तो, बाकी जो बचे हुए थे अनहाइब्रिडाइज्ड उनमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या हो गया, चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, मैग्नेटिक नेचर कैसी होगी इनकी, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय, कैसी हो गई, प्रति चुंबकीय प्रकृति हो गई। और इसका मैग्नेटिक मोमेंटम जब कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 2, और n यहाँ क्या है, जीरो है, तो म्यू भी क्या हो गया, जीरो, म्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, ये आपको कंपाउंड आपको समझ में आना चाहिए, इसकी नेचर कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, और ज्योमेट्री कैसी है, मैग्नेटिक नेचर कैसी है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी किसी प्रकार की शंका हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको अगले लेक्चर में समझा दूंगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जो मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के अंदर तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यानी हमें तो सीखना है कि किस प्रकार ये बीबीटी बॉन्डिंग के बारे में समझाती है। आई थिंक आप सीख भी गए होंगे, लेकिन फिर भी एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। FeCN6 यानी ये नाम क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन की बात हो जाएगी। तो सबसे पहले सर आप आउटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ये N26 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद 3D6 और 4s2। ये तो सर हमारे समझ में। इसके अंदर कोबाल्ट के अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, x प्लस 6 इंटू -1 इक्वस टू क्या है, -3। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो ये -6 उधर जाएगा, +6, और +6 के बाद ये क्या हो गया, -3, तो x बराबर क्या हो गया, +3 हो गया। सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो Fe+3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो s में से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन d में से जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद 3d5 और 4s0, 4p0 तो पहले से ही है। अब इसका अपने ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, कक्षकीय लिखें, तो क्या हो जाएगा, 3d5, 1 2 3 4 5, अनपेयर्ड है सारे, अनपेयर्ड है, 5 होते हैं, और वो क्या है, अनपेयर्ड है। तो इसके बाद एस का क्या हो गया, 1 हो गया, और पी के क्या हो गए, 3 हो गए। ये सारे वैकेंट है। ये वाली कहानी अब इसके पास आ गई। अब यहां पर क्या देखना है, लिगेंड कैसा है, लिगेंड CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सर ये हमें कैसा पता चलेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अंदर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करेंगे CFT के अंदर, तब पता चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। और जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, और जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, उस प्रबल क्षेत्र लिगेंड के द्वारा क्या होता है कि सर पेयरिंग करवाएगा, बिल्कुल सही पहचाना, डी के इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, यानी युग्मन हो जाएगा। अब यहाँ 2 का तो युग्मन हो गया, लेकिन ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है, वो क्या रहेगा, पेयरिंग करेगा नहीं किसी के साथ। तो इसकी पेयरिंग होने के बाद इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, Fe+3 का ऑर्गन है। ऑर्गन के बाद क्या है, पेयरिंग हुई है, तो दो दो के अंदर तो क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, एक अनपेयर्ड रहा और 2 वैकेंट हो गए। यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। तो ये जो ज्योमेट्री होगा या हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लिगेंड की नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है। अब आपको पता है 2 वैकेंट डी के हैं और 1 एस का है और 3 पी के हैं,
तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, D2sp3 संकरण हो जाएगा। इस संकरण के बाद ये कैसा कैसा बनेगा Fe+3, Fe+3 में ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद क्या है, दो तो पेयर्ड हैं, युग्मित है, एक अनपेयर्ड है, और बाकी 6 वाले एक जैसे हो गए। हम तुम मिले और मिलने के बाद कैसे हो गए, एक जैसे हो गए। और ये काम किसने करवाया इनको मिलाने का, इन तीनों को यानी इनको मिलाने का काम कौन करवा रहा है, यहाँ पर बिचौलिया कौन है सर, ये तो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है। संकरण के बाद ये सारे कैसे हैं, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, D2sp3 संकरित हैं। अब इस D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड के साथ कौन आएगा, यहाँ सर किसने करवाया था ये काम, सीएन ने। यहाँ किसने करवाया था ये काम, सीएन ने, साइनाइड ने, साइनो ने। तो ये क्या करेगा, अपने अपने एलपी, अपने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दान करेगा। दान करने के बाद नए जो ऑर्बिटल बन जाएंगे, नए इसके साथ जो ऑर्बिटल बन गए, अब वो क्या है, FeCN6। कैसे हैं, FeCN6। और FeCN6 का कैसा बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी वाले बेचारे पहले वाले अनपेयर्ड थे दो तो, और एक कैसा है, अनपेयर्ड है, और बाकी बाकी कैसे हैं, सारे पेयर्ड हैं। क्यों, क्योंकि लिगेंड कहता है कि मैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दू किसको दूंगा, वैकेंट को दूंगा। और जब दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में ही आ सकते हैं तो सारे कैसे हो गए, युग्मित हो गए। सबके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 6 CN जुड़े हुए हैं, 6 CN जुड़े हुए हैं। अब हम बात कर लेंगे यहीं पर सब कुछ, क्या क्या बात करनी है सर, सबसे पहला तो इसकी नेचर कैसी है या संकरण कैसा है, D2sp3 है। ज्योमेट्री अरे बताने की जरूरत ही नहीं है, जब आप बात कर ली D2sp3 की तो अष्टफलकीय शेप होगी होगी, ज्योमेट्री होगी होगी, कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। तो इसके अंदर अगर सर अष्टफलकीय है तो नेचर बता दो, प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है। नेचर इसके अंदर बात करेंगे तो अंदर वाले यानी D2 है तो आंतरिक कक्षक संकुल है, ये इनर ऑर्बिटल आंतरिक कक्षक संकुल है। ठीक है सर, आंतरिक कक्षक संकुल अब हमें समझ आ गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बता दो। जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो गौर करना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सर ये चुंबकीय प्रकृति तो दर्शाएगा, और चुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा, चुंबकीय प्रकृति में कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। चुंबकीय के अंदर क्या जाएगा, अनुचुंबकीय। कैसा है, अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है। म्यू का मान, हाँ दुर्बल है, ये अलग बात है, दुर्बल अनुचुंबकीय है। कैसे, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो म्यू का सूत्र क्या होता है, n × n+2, n × n+2। और एक का मान, n का मान एक रखोगे, एक रखने पर जो आपके पास आएगा √3 यानी 1.73 बोर मैग्नेटॉन, 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ये आपके इस संकुल की सारी नेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ज्योमेट्री के बारे में बातें हो गई। सर कोई और एग्जाम्पल, जो आपकी एनसीईआरटी बोर्ड की जो बुक है उसी का दूसरा एग्जाम्पल, एक तो है कोबाल्ट के साथ अमोनिया, और दूसरा जो है वो कोबाल्ट के साथ फ्लोरीन। कोबाल्ट के साथ क्या कर दिया, 6 फ्लोरीन, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट हो जाएगा क्योंकि इस पर -3 चार्ज है। अब जब हम बात करेंगे इसकी तो कोबाल्ट लेंगे, कोबाल्ट कितने नंबर होता है, 7 नंबर। कोबाल्ट क्या होता है, 27, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d7 4s2। और अगर जब बात करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की तो +3 आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, +3 आएगा, मैंने आपको पूरा सिखा रखा है। जब +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3d6 4s 0 है, 4p पहले से ही 0 है। अब बात करते हैं अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कोबाल्ट +3 का, तो ऑर्गन आ जाएगा, ऑर्गन आ जाएगा। और डी के पास 6 हैं तो दो तो पेयर्ड, एक तो पेयर्ड हो जाएगा,
बाकी अनपेयर्ड रहेंगे, बाकी 4 क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। एस वाले रिक्त हैं और पी वाले भी क्या है, वैकेंट है, वैकेंट है। अब इसके साथ वैकेंट होने के बाद एफ माइनस आएगा, ध्यान देना, यहाँ लिगेंड जो आएगा वो एफ माइनस, ये बेचारा दुर्बल है, ये वीक है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या नहीं करवाएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। ध्यान से सुनना, अब ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, युग्मन नहीं करवाएगा, यहां कोई पेयरिंग नहीं होगी। जब पेयरिंग नहीं होगी तो आए हुए कितने हैं, 6 फ्लोरीन है। 6 फ्लोरीन के लिए कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 चाहिए सर। 6 वैकेंट ऑर्बिटल आपको तभी मिलेंगे जब इसमें 6 ऑर्बिटल के बीच में इक्वल एनर्जी का हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन इन्होंने तो जवाब दे दिया, आपकी बार अंदर वाले इन डी ने तो जवाब दे दिया कि आपका जो लिगेंड है वो वीक फील्ड है, हम तो पेयरिंग नहीं करेंगे। जब ये पेयरिंग नहीं करेंगे तो कौन से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ये 4s है, ये 4p है, तो आगे जो 4d होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका संकरण देखते हैं, यानी इसके कौन से और ऑर्बिटल के आधार पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। ये 5 जो हैं वो तो कैसे हैं, अपने घर पे मौज करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपका जो आक्रमणकारी है, लिगेंड है, वो दुर्बल है, उसके लिए हम पेयरिंग नहीं करेंगे। तो 4d वाले ये कौन पेयर किसके पास जाएगा, 4d के पास। तो संकरण देखना, एक s का, 3p का और 2d के, तो s p 3 और d और 2 हो गए तो D2, sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब की बार हमने जो पीछे पढ़े हैं वो सारे D2sp3 थे, अब की बार कैसा है, sp3D2 संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये कितना कैसे प्राप्त होगा, यानी कोबाल्ट का जो +3 है ना, उसके पास जो कहानी है अब वाली वो ये है कि ये डी वाले, अंदर के डी वाले 5 कैसे हैं, अंदर के डी वाले 5 कैसे हैं, कोई अनपेयर्ड है, कोई पेयर्ड है। लेकिन अब हमारे पास क्या हो गए, 6 नए ऑर्बिटल आ गए, 6 नए ऑर्बिटल आ गए। और वो जो 6 नए ऑर्बिटल आए हैं वो किसके आए हैं, sp3d2, sp3d2। इसके साथ अब वही काम होगा फ्लोरीन का, फ्लोरीन आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा और जुड़ जाएगा। फ्लोरीन आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा वैकेंट ऑर्बिटल को, इक्वल एनर्जी के सारे बॉन्ड बनेंगे वो इक्वल होंगे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल होने के बाद यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ गए 6। तो ये जो कोबाल्ट के साथ क्या हो गया, एफ क्या हो गए, 6 मॉलिक्यूल, सॉरी 6 एटम इसके जुड़ गए। और जो नया कोबाल्ट बना उसके अंदर ऑर्गन, ऑर्गन के पास डी के, आंतरिक डी वाले जिनके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है अब की बार, लेकिन बाहर के डी के क्या हुआ है, संकरण में भाग लिया है, सारे पेयर्ड होंगे। सारे कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सारों को इलेक्ट्रॉन युग्म का दान हुआ है, किसके द्वारा, फ्लोरीन के द्वारा। तो 6 फ्लोरीन इसके साथ कैसी शेप हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी। कैसी शेप हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएंगी, 6 जुड़े हुए हैं। और स्टेट कैसा, संकरण कैसा, सबसे पहले बात करें तो संकरण कैसा, अब की बार sp3d2 संकरण है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी जो शेप है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जो है, ज्यामिति जो है, कैसी हो जाएगी ज्योमेट्री, ज्यामिति कैसी हो जाएगी सर, ज्यामिति तो अष्टफल की ही रहेगी, क्योंकि आपने पहले सिखा रखा है, चाहे sp3d2 हो या d2sp3, कैसे शेप रहेगी, अष्टफल की रहेगी। और अगर हम बात करें तो ये कैसा, आउटर, आउटर हो गया आपकी बार, ध्यान देना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बाह्य कक्षक संकुल है। ठीक है सर, बाह्य कक्षक संकुल हमें समझ में आ गया कि क्यों है, क्योंकि ये क्या है, बाहर के डी कक्षक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान देना, 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर।
हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हो। स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। प्रबल क्या हो जाएगा, प्रबल अनुचुंबकीय। कैसा है, प्रबल अनुचुंबकीय हो जाएगा। और म्यू की कैलकुलेशन करोगे तो म्यू का जो मान आएगा इसके क्या हो जाएगा, √4 × 4 + 2 के अकॉर्डिंग करोगे तो √24 यानी 4.89 बोर मैग्नेटॉन। ये इसकी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। तो ये हमने जो कई एग्जाम्पल किए वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले एग्जाम्पल थे। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जिनके 4 नंबर हैं। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था या तो sp3 संकरण होगा या dsp2 होगा। इनके दो दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एस अगर है ये चतुष्फलकीय, अगर ये sp3 संकरित है, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अगर ये dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, यानी वर्ग समतलीय होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कैसी हो जाएगी, वर्ग समतलीय। अब इसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं NiCO4। कैसा, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, यहां ध्यान देना जीरो है ये। टेट्रा कार्बोनिल निकल में हम सब पहले लेंगे Ni कितने नंबर होता है, 28 होता है। और 28 की जब बात की जाएगी तो ऑर्गन के साथ क्या हो जाएगा, 3d8 और 4s2। अब यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ना तो S से इलेक्ट्रॉन जाएगा ना ही D से रिमूव होगा। जब कहीं से रिमूव नहीं होगा तो Ni का Ni रहेगा और इसका ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाएंगे तो इसके डी का मतलब 8 का मतलब क्या है, 3 तो पेयर्ड हैं और 2 ऑर्बिटल कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं। और एस वाले 2 के 2 भरे हुए हैं, एस वाले 2 के 2 फिल हैं यहाँ पर। अब यहाँ आपको ध्यान क्या देना है कि जब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कोई सा भी इसमें, अब कौन आया इसके साथ जुड़ने के लिए, कोबाल्ट कार्बोनिल, सॉरी कौन आया, कार्बोनिल लिगेंड। अब कार्बोनिल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है अभी। कार्बोनिल कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। और ये जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, प्रबल क्षेत्र लिगेंड आया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिस इसके साथ मिलने आया है तो ये पेयरिंग करवाएगा। ये डी वालों की सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा, एस वाले दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डी के साथ पेयर्ड हो जाएंगे। एस वाले अब की बार दोनों क्या हो जाएंगे, डी के साथ पेयर्ड हो जाएंगे। और पेयर्ड होने के बाद निकल कैसा बनेगा, निकल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, डी के अंदर क्या थे, पहले 3 पेयर्ड थे, अब कितने हो जाएंगे, 4 ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। एक वैकेंट है, एस वाला भी वैकेंट है और पी के तो बेचारे पहले से ही वैकेंट है। अब इसके साथ क्या होगा, एक एस का एक पी डी का, एक तो क्या हो जाएगा देखना, एक तो डी का एक एस का और 2 पी के, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसा संकरण होगा, DsP2 संकरण हो जाएगा। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद निकल के पास क्या बात आ जाएगी, ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद 4 ऑर्बिटल पेयर्ड हैं। डी के जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं वो क्या है, पेयर्ड हैं। और बाकी 4 आपकी बार कैसे आ गए, DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गए, इक्वल एनर्जी के हैं। अब कौन आएगा, कार्बोनिल। अब कौन आएगा, कार्बोनिल। कार्बोनिल क्या करेगा, इन सब के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके, इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा। तो जो नया बनेगा NiCO4, NiCO4 इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ऑर्गन, ऑर्गन के साथ कितने हैं, 4 तो इसके पेयर्ड है, जो डी वाले थे जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो पेयर्ड हैं। और बाकी 4 जो वो क्या हो गए, वो भी है तो पेयर्ड, वो भी क्या है, पेयर्ड हैं, वो भी सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं। और कार्बोनिल के साथ कितने, 4 कार्बोनिल लिगेंड के द्वारा, तो NiCO4। अब बात कर लेते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है इसका, हाइब्रिडाइजेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। हाइब्रिडाइजेशन है sp3, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। शेप कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, शेप कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय शेप हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, चतुष्फलकीय। यानी Ni होगा, Ni के साथ यहाँ CO होगा, यहाँ भी CO
और यहाँ भी CO लिगेंड और यहाँ भी CO लिगेंड जुड़ा हुआ होगा, तो ये लिगेंड को ऐसे अपने दर्शाएंगे। अगर हम बात करें इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। नेचर यानी प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। ये कैसा है? ये नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, इस ऑक्टाहेड सॉरी इस कॉम्प्लेक्स की प्रकृति कैसी है, तो इसमें आउटर ऑर्बिटल है, क्योंकि अंदर वालों ने भाग ही नहीं लिया। अंदर वाले डी ऑर्बिटल ने तो क्या नहीं किया? भाग ही नहीं लिया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यानी बाह्य कक्षक संकुल है। कौन सा है? बाह्य कक्षक संकुल है। यहाँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये बाह्य कक्षक संकुल है। तो म्यू का मान क्या हो जाएगा? 0। म्यू का मान क्या है इसका? 0 हो जाएगा। यहां आपको बात समझ में आ गई होगी निकल टेट्रा कार्बोनिल की। अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल लेते हैं वो Ni के साथ Cl जुड़ जाए, तो Ni के साथ 4 Cl जुड़ जाएं, Ni के साथ क्या हो जाए? 4 Cl जुड़ जाएं, तो कैसा हो जाएगा? एन टेट्रा का क्लोरिडो निकेल, या निकल नहीं रहेगा, निकलेट हो जाएगा, क्योंकि -2 के रूप में है। तो सेम वही Ni का हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है देखना। ऑक्सीडेशन स्टेट जब कैलकुलेट करोगे तो +2 आएगी, तो मैं सीधा Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। Ni+2 के लिए Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या हो जाएगा? ऑर्गन हो जाएगा, और ऑर्गन के बाद 3D8 हो जाएगा, और 4s 0 हो जाएगा, और 4p तो 0 है ही। अगर हम बात करेंगे ऑर्गन की, तो ये क्या हो जाएगा? 3D8 की वही कहानी, 3 तो क्या होंगे? पेयर्ड होंगे, और 2 क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे। 4s खाली है, p भी क्या है? वैकेंट है, खाली है। अब इसके साथ जुड़ने कौन आ रहा है? Cl। इसके साथ जुड़ने कौन आ रहा है? Cl-। ये वीक फील्ड है। ये कैसा है? वीक फील्ड है, दुर्बल क्षेत्र है। और जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो 1s और 3p यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो इसकी कहानी क्या हो जाएगी? ऑर्गन। ऑर्गन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 3d के 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 3 पेयर्ड है, 1 2 अनपेयर्ड है। ये 4 इक्वल एनर्जी के क्या बन गए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए, sp3 संकरित कक्षक बन गए। इनके साथ कौन जुड़ेगा? Cl जुड़ेगा। Cl अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा, और ये क्या बना देगा? NiCl4 NiCl4-2 आयन का निर्माण कर देगा। इसके बाद बात करें तो ये संकरण कैसा? इसमें संकरण क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 है तो शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल चतुष्फल की है, जो अभी हमने NiCO4 की पढ़ी थी, सेम वही शेप हो जाएगी, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। इनर है या आउटर है? ये कैसा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यानी बाह्य कक्षक संकुल है। बाह्य कक्षक संकुल है। और जब ये बाह्य कक्षक संकुल है, तो अब बात करते हैं नेचर के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय प्रकृति कैसी है इसकी? इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी है? ध्यान से समझना इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अगर गौर करोगे तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय प्रवृत्ति रखेगा सर, ये आपने सिखा रखा है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये चुंबकीय प्रकृति रखेगा। तो कैसा है? अनुचुंबकीय। कैसा है? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक है। कैसा है? पैरा मैग्नेटिक नेचर रखता है ये। और पैरामैग्नेटिक नेचर में अगर म्यू कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला सर अब तो हमें पक्का याद हो गया, n×n+2। n×n+2 है तो क्या हो जाएगा? √2 × 2 + 2। कैलकुलेशन करोगे √8, सर उत्तर आएगा बोर मैग्नेटोन को कितना? 2.83 बोर मैग्नेटोन। आई थिंक आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी बुक का ही एक अपने कंपाउंड और लेते हैं, जिसके अंदर हमें क्या सीखना है कि अगर स्क्वायर प्लेनर शेप हो, अगर इसके अंदर स्क्वायर प्लेनर शेप हो तो वो कैसे हो सकता है?
तो हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं एक और एग्जाम्पल, NiCN4-2। सर अब हम मोटे तौर पे आपकी बात समझ गए कि Cn यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है आपने। तो चलिए बात करते हैं Ni की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें वो भी आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या आ जाएगी, x है, -4 है, इक्वल टू -2 है, सर +2 आ गई। ठीक है, तो +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। +2 का करोगे तो दो तो यहाँ से s से जाएंगे, d से कोई कुछ नहीं जाएगा, d से कोई नहीं जाएगा। और जब बात करेंगे तो d के 3 ऑर्बिटल तो पेयर्ड होंगे, दो बेचारे अनपेयर्ड होंगे, s रिक्त हो गया, वैकेंट हो गया, p वाला पहले से ही वैकेंट है। तो अब यहाँ क्या मैंने बोला, Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। और प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा बेटा जी। ये इसके साथ क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और जब पेयरिंग हो जाएगी तो Ni+2 का विन्यास क्या हो जाएगा, Ar के साथ क्या हो जाएगा। अब इसके 4 तो पेयर्ड हो गए, 4 ऑर्बिटल तो क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, एक वैकेंट हो गया। अब अनपेयर नहीं है, एक कैसा है, वैकेंट है। अब देखना, अब देखना, एक डी का पार्टिसिपेट करेगा, एक एस का, और पी के दो, क्योंकि हमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो लिगेंड 4 ही जोड़ने हैं। तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, DsP2 संकरण हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड, यानी लिगेंड की नेचर भी डिपेंड करता है कि संकरण किस प्रकार का होगा। अब क्या होगा, अब सर निकल जब +2 है और हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका विन्यास हो जाएगा, हमारे पास 4 तो क्या है, पेयर्ड है, 4 ऑर्बिटल तो डी के पेयर्ड हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। बाकी 4 क्या हो गए, कौन कौन से, एक एस डी का, और एक क्या हो गया, डी का, और एक एस का हो गया, और दो पी के हो गए, DsP2 संकरण हो गया। अब Cn लिगेंड, इनके साथ कौन जुड़ेगा, Cn लिगेंड जुड़ेगा, क्या करेगा, अपने अपने लोन पेयर दे करके, इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके क्या बना देगा, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा। अब जो शेप होगी, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के बाद जो इसकी शेप होगी वो कैसी होगी, निकल के साथ स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। एक ही प्लेन के अंदर Cn के लिगेंड जुड़े हुए होंगे, एक ही प्लेन में क्या होंगे, Cn के लिगेंड जुड़े होंगे। और इस पर चार्ज क्या है, -2, तो -2 भी आ जाएगा। सर संकरण हो गया DsP2, बिल्कुल DsP2। और शेप हो गई वर्ग समतलीय, ये भी तो सीखना है, सीख लिया हमने, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। कैसी हो गई, स्क्वायर प्लेनर। कैसी शेप हो गई, स्क्वायर प्लेनर। सर इसके अंदर इनर है या आउटर है, बिल्कुल आप बताओ ना, इनर ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि आंतरिक कक्षक ने भाग लिया है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी आंतरिक कक्षक संकुल, ये आपको समझ में आ गया होगा। आंतरिक कक्षक संकुल, सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम बताएंगे, तो आपको मना किसने किया बताइए ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है सर, n=0 तो म्यू भी 0, यानी डाया मैग्नेटिक। कैसा है, डाया मैग्नेटिक है, यानी हिंदी में बोलूं तो प्रति चुंबकीय। कैसा है, प्रति चुंबकीय नेचर है। आई थिंक ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल, जिसमें बोर्ड एग्जाम के अंदर यानी एनसीईआरटी बुक में जो फॉलो किए जाते हैं वो, और बाकी सारे मैंने आपको बता दिए। अब एक दो छोटी सी बातें कर लेते हैं कि वीबीटी के अंदर दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स पढ़े। एक तो था इनर, आउटर, यानी बाह्य कक्षक, और आंतरिक कक्षक संकुल। तो हम इनमें कंपैरिजन अगर करें इनर वाले में और आउटर वाले में, तो इनके अंदर क्या होता है, n-1 डी पार्टिसिपेट करता है, इनमें आउटर वालों के अंदर यानी बाह्य कक्षक में nd बाह्यतम कोश का पार्टिसिपेट करता है। ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में बनता है सर, ठीक है। ये अंदर वाला कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में होगा तो होगा। और ये क्या हो जाएगा, आउटर वाला क्या होगा, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी वीक फील्ड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी वीक फील्ड लिगेंड की उपस्थिति होगी तो ये वाला संकुल बन जाएगा। अगर हम बात करें इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें किसमें, इनर वाले में, अयुग्मित की जब बात की जाएगी तो या तो क्या होंगे, या तो यानी कम होंगे या लेस नंबर होंगे, या तो कम हो, जीरो ही हो सकता है, या इसमें क्या होंगे, इसके कंपैरिजन में क्या होंगे, अधिक होंगे, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर वाले के अंदर। अब इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंटम की बात करें तो या तो जीरो ही होगा या होगा कम, या तो जीरो, लेकिन इसमें कभी भी जीरो, मोस्ट ऑफ जीरो नहीं आता है इसके अंदर। ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशील होते हैं ये। इनर वाले क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, और इनके कंपैरिजन में इसकी बात करें तो ये अधिक क्रियाशील होते हैं। कौन, ये वाले आउटर वाले क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लास्ट बात करते हैं इसके अंदर लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, वीबीटी की, वीबीटी की सीमाएं क्या है, यानी कहां तक ये वीबीटी बंधी हुई है। सबसे पहली बात तो ये मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में बताती है, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताती है, चुंबकीय, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन नहीं करती, एक्सप्लेन नहीं करती, इनको विस्तार पूर्वक नहीं समझाती है। कौन, ये जो थ्योरी है ये विस्तार पूर्वक किसको, चुंबकीय गुणों को, चुंबकीय गुणों को विस्तार पूर्वक नहीं समझाती है। इसके बात करें कि एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रा, जो हम आगे सीएफटी के अंदर बात करेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा कौन सा, प्रकाश अवशोषण स्पेक्ट्रा, ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसके बारे में भी ये नहीं बताती है। अवशोषण स्पेक्ट्रा के बारे में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में भी ये नहीं बताती है। कौन सी थ्योरी, वीबीटी क्या है वो अपने सीएफटी के अंदर पूरा बताएंगे। एक ये इसकी उष्मागतिक स्थायित्व, ये भी ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिकली कोई बात नहीं करती, उष्मागतिक व मात्रात्मक कोई भी स्थायित्व के बारे में ये नहीं बताती है थ्योरी, स्थायित्व के बारे में, यानी थर्मोडायनेमिकली और क्वांटिटिव जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में भी ये नहीं बताती है। सबसे बड़ी बात, एक हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक हमने पढ़ा वीक फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है ना, उनके बारे में विभेद नहीं करती है, यानी ये उसको डिस्टिंक्ट नहीं करती है कि कौन सा तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और कौन सा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। ये वीबीटी की कई कमियां हैं जो आप सीएफटी के अंदर बात करोगे, तो सीएफटी में यहीं से शुरू करूंगा, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आपने इसका जो ब्रीफली थोड़ी सी बातें कर लेते हैं जो हमने पढ़ा उसके, आप नोट्स को पहले, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, इन सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप सारे बना पाओ। तो ये आप, मैंने आपको सारा डिस्कस करवा दिया है, आप इनका वन बाय वन करके क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर मैं थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफली नॉलेज दे दूंगा। ये हो गया आपके सारे बातें, ये पोस्टुलेट हैं जो मेन अभिग्रहित हैं, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इनका डिस्कस करवा देता हूँ 2 मिनट में, यानी आप पूरा समराइज हो जाएगा। दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इनकी बातें हमने कर ली, ये हमने बातें करी सारी, ये आपने मैंने ये पढ़ा था कि संकरण के बारे में। अब इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, तो संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग के अंदर ये एग्जाम्पल लिए हैं कुछ, इन एग्जाम्पल की पूरी डिटेल में मैं आपको पूरा डिस्कस करवा चुका हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर ये आप इनको डिक्टेट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके सारे क्लियर हो जाएं। ये आपके, इनकी शेप कैसी है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, ये हिंदी के अंदर आपको, और इंग्लिश ये इसकी नेचर कैसी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है, इन सब के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ कि ये हमने क्या क्या पढ़ा है। 2 मिनट के अंदर इसको हम क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आई थिंक आप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या आपको क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं पूरा दोबारा अगले कोई लेक्चर बना दूंगा दोबारा, जिस चीज में आपको समझ में नहीं आया तो ये आप सारे इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके स्क्रीनशॉट हैं, इसके आपके पूरे नोट्स मिल जाएंगे, इसको सारे
मोर देन सफिशिएंट है 12th में। तो 12th में मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया है कि कौन सा इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता रखे हैं कि ये एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये नहीं है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ये तो आप इतना तो देख ही सकते हो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। तो ये सारे स्क्रीनशॉट आप लेकर के आप अच्छी तरह इनको डिक्टेट कर लीजिए। नई चीज समझ में आए तो दोबारा देखिए, फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये हम बातें सारी कर चुके हैं इनके बारे में, ये पूरा आप देख लीजिए इनको। चलिए बात करते हैं आगे। COF6 हो गया, ये है ये स्कैन का संकुल की प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति, सारी बातें अपने कर चुके हैं। CN4 यानी जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो उनके बारे में, जिसमें एक एग्जांपल NiCO4 का हो गया। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन दोनों आपको हिंदी और ये इसके नेचर इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके नोट्स से तैयार हैं। आपको 12th के अकॉर्डिंग या नीट के अकॉर्डिंग कहीं भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर जब पूरा हो जाएगा तो हम इनके सारे क्वेश्चन आंसर जो भी नीट के ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग सारी बातें करेंगे। NiCl4 की बात कर ली, ये अपने सारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की वजह से ये सारी कहानी होती है इसमें, ये कैसे इसका निर्माण होता है। तो ये बातें हमने, ये NiCl4 की शेप क्या है, कैसे है, इसके लक्षण क्या है। इसके बाद NiCN4, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में NiCl4 और NiCN4 दोनों हैं। ये आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छी तरह नोट्स डिक्टेट कर सकते हो। ये हो गया, यहाँ हम NiCl4 की बात कर ली। इसके कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज हैं, फीचर्स हैं, वो हमने, शेप हो गया, स्क्वायर प्लेनर शेप होती है इसकी। ये हमने इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्या आते हैं, इनर सेल डी ऑर्बिटल, और इसमें क्या होता है आउटर सेल का डी ऑर्बिटल। ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के प्रेजेंस में, ये वीक फील्ड के प्रेजेंस में। ये नॉर्मली लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यहाँ पर क्या होता है हाई मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड होता है। ये इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 या फिर लो होता है, इनका अधिक होता है। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये क्या होते हैं कंपेरेटिव क्या होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं। हिंदी में बात हो गई। आंतरिक कोश में डी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इसके बाह्यतम कोश के इनर वालों के निर्माण में प्रबल क्षेत्र लिगेंड, इसमें दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। इनर वालों के लिए कम संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अधिक होते हैं। चुंबकीय गुण या तो शून्य होता है या कम होता है, इसका ज्यादा होता है। कम क्रियाशील होते हैं इनर वाले, आउटर वाले अधिक क्रियाशील होते हैं। limitations of valence bond theory important है, it कैन नॉट एक्सप्लेन द डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरा है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इसकी। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटेटिव एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। और लास्ट में फेल मेक्स डिस्टिंक्ट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड। ये वाली कमियों को मोस्ट ऑफ CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो क्या करेगी, पूरा करेगी, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यह सिद्धांत संकुल के चुंबकीय गुण को विस्तार पूर्वक नहीं समझाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रा, प्रकाश अवशोषण स्पेक्ट्रा नहीं समझाता है, मात्रात्मक और उष्मागतिक स्थायित्व के बारे में नहीं बताता है, दुर्बल और प्रबल क्षेत्र लिगेंड में विभेद करने में असफल रहा। तो ये आप सारे मैंने आपको पूरा डिस्कस करवा दिया है। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्या होता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्या उसके पोस्टुलेट है, एग्जाम्पल पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको थोड़ा है लेंदी, बड़ा हो गया, लेकिन आपको सारा डिस्कस कर लिया आपने। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।